नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में लोकसभा चुनाव का शोर चल रहा है। पार्टियां तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं। रैलियों, बैठकों और रोड शो का दौर भी चल रहा है। ऐसे में हरियाणा में भी तैयारियां जोरों पर हैं। सैनी सरकार बनने के बाद से प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर फोकस और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की और हरियाणा को लेकर के चर्चा भी की। साथ ही केंद्रीय नेताओं ने सैनी के नए मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा की। सूत्रों की अगर माने तो इस बार अनिल विज से गृह विभाग लेकर सीएम के पास रहेगा। विज को हेल्थ के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विभागों को दिया जाएगा। लेकिन अनिल विज की नाराजगी की खबरें भी लगातार बनी हुई है। हालांकि अभी अनिल विज की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी की बैठक भी हुई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। और इस बैठक के बाद से प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि अगले 3 दिन में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिसार रैली में कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो बीजेपी के खिलाफ था। और इस बीच इनेलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी जेजेपी पर खूब निशाना साधा है और गठबंधन टूटने के बाद भी जेजेपी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात तो यह कि गठबंधन की इस टूट के बाद से पूर्व सीएम मनोहर लाल और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जो करीब आधे घंटे तक चली। जेजेपी को हमारे से अलग किया है, अलग नहीं किया। ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था उस व्हिप में यह लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो व्हिप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता है तो भी इनको कैसे बचाया जाए, कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखिए, किसी भी नए फैसले के लिए साथियों से राय ली जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुष्यंत जी ने मीटिंग करके साथियों को कहा कि कल से हम स्टार्ट करेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर सभी जिलों के साथियों को बुला करके नजदीक नियर स्टेशन जो भी है वहां पे उनसे राय लेकर के और 3 दिन में ही इसका फैसला लेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। सभी सीटों पर लड़ने का फैसला होगा। ये इन्हीं बातों को लेकर के ही ये मीटिंगें रखी गई हैं कि सभी जिलों से हमारे सीनियर साथी जो हैं उनकी राय क्या आती है। जो वो राय देंगे उसको मिलाकर के पार्टी फैसला करेगी। और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। मुकेश कापड़ीवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुसुरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही टीपू पौड़िया जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल टीपू जी आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जितने भी डिबेट हमने की या फिर जितने भी नेताओं को हम अब तक सुनते आ रहे थे जेजेपी के, वो कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सभी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि अगले 3 दिन में तय किया जाएगा कितने सीटों पर लड़ना है, क्या रणनीति होगी। तो इसका मतलब आप तैयार ही नहीं थे अभी तक? देखिए मैडम, इससे पहले भी इसी टॉपिक पे डिबेट हो चुकी है। बाकी और चैनलों पे भी मुझे बैठने का, बोलने का मौका मिला है जी। हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी है, जिसमें से 7 लोकसभा सीटों पर जो हमारी चुनावी जो लोकसभा की रैली जो हम करते हैं
वो हम पूरी कर चुके हैं। अभी हाल ही में हम हिसार की रैली की है और बहुत ही जबरदस्त वहां प्रोग्राम हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपने मुझसे सवाल किया कि जेजेपी इसका मतलब तैयारी नहीं कर रही थी। जेजेपी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी 3 दिनों में तय होगा क्या करना है, आने वाले 3 दिनों में कितने सीटों पर लड़ना है, क्या करना है, तो इसका मतलब अभी रणनीति स्पष्ट नहीं है ना, तस्वीरें क्लियर है ही नहीं। आप मेरी बात सुनिए जी। जननायक जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। कोई भी पार्टी का जो फैसला लेना है वो उस हिसार की रैली में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। भाई जिस प्रकार हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था और हमने सीट शेयरिंग में 2 सीटें की मांग भारतीय जनता पार्टी से की और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें हमें नहीं देना चाहा, तो उसके बाद वहां पर उस हिसार की रैली में ये फैसला लिया गया कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, सभी सेलों के जिला प्रधानों को बुलाया जाएगा, उनसे राय मशूरा करके जिस तरीके की जो फीडबैक होगी और उसके बाद फिर जो फैसला लिया जाएगा तो उस फैसले पर जननायक जनता पार्टी काम करेगी। तो इसमें दिक्कत आपत्ति किस बात की है? अगर कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर ये कहेंगे भाई इस सीट पे हम सबसे मजबूत स्थिति में है तो हम उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक, लेकिन इसी बीच एक और बात सामने आई। इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला जी, उन्होंने ये कहा है कि अभी भी साठगांठ चल रही है, गठबंधन टूट गया लेकिन पूरी तरीके से जेजेपी बीजेपी को अभी भी सपोर्ट कर रही है। बात सिर्फ अभय सिंह चौटाला की नहीं है, आप कोई भी विरोधी उठा लीजिए, किसी भी पार्टी का जो विरोधी होता है वो हमेशा कभी फूल नहीं चढ़ाता, वो हमेशा विरोध की ही बात करता है। अब अभय सिंह चौटाला को कुछ तो बोलना ही है। अभय सिंह चौटाला तो स्टार्टिंग से ही जेजेपी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, जेजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे। अब उनके बोलने से जननायक जनता पार्टी कोई अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। जननायक जनता पार्टी ने जो इन 4.5 सालों में दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रह करके जो काम किया है, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार 9 महीने पुरानी पार्टी को हरियाणा की जनता ने 17% वोट बैंक देकर के 10 सीटें देने का काम किया और उन 10 सीटों के दम पर जो जनता के सामने है कि हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं कर पाए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% काम कर दिया, भाई हमारे कमियां रही हैं, जो हम काम करना चाहते थे वो पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाए, लेकिन 10 सीटों को रखते हुए जितना काम हम कर सकते थे उतना काम मजबूती से दुष्यंत चौटाला जी ने धड़ल्ले से सरकार चलाने का काम किया है। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आम वर्ग के लिए बिल्कुल जो जनहित में जो कार्य जो वो कर सकते थे उन्होंने वो करने का काम किया। ये हरियाणा की जनता जानती है। ठीक है टीपू जी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल और, आज मुलाकात हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जो पूर्व है, तो मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई उसमें? क्योंकि आधे घंटे तक ये बैठक चली, फिर उसके बाद से निकल करके चौटाला साहब बाहर आ गए थे। देखो, मुलाकात की जो कोई बात है वो ऐसे सामने निकल करके कोई ऐसी बात नहीं आई है। और जब भी 2 राजनीतिक लोग आपस में मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा ही होती है, इसमें कोई ये तो लाजमी सी बात है। लेकिन ऐसी कोई बात ठोस तौर पे कोई सामने अब तक नहीं आई। ठीक है, चलिए ठीक है, बने रहिएगा, और भी मेहमान हमारे साथ बने हैं। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मुलाकात तो हुई थी जिसका जिक्र मैंने किया टीपू जी से, उसी के साथ ही विपक्ष लगातार आरोप लगाया कि अभी भी साठगांठ बनी हुई है जेजेपी बीजेपी की। देखिए जी, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 दिन में देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि किस प्रकार से लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व ने किस प्रकार से युवा पीढ़ी को एक आगे आने का मौका दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष जो रहे हों और वो धीरे धीरे करके जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें कार्यकर्ताओं में जोश आया, और सभी लोगों में आप देखेंगे, हमने मध्य प्रदेश में, हमने राजस्थान में, हमने छत्तीसगढ़ में, अभी हमारी पार्टी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नई लीडरशिप को आगे आने के लिए पुराने जो लोग हैं उनको दूसरी जिम्मेवारी देने का काम किया है। अगर ट्रांजिशन आप देखेंगे, अगर नेतृत्व परिवर्तन देखेंगे तो सबसे इजीली और स्मूथली अगर होता है तो हमारी पार्टी में होता है, जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, आपने देखा होगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी मुकेश जी, आज दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे वहां पर, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री जी और तमाम सारे शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। तो ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव अभी 2-3 दिन में घोषणा होने जा रही है,
और हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। तो इस बार भी हमारी जो तैयारी है वो पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी है। हमने हर लोकसभा में अपने कार्यालय खोले, हर 90 विधानसभा में अपने कार्यालय खोल दिए लोकसभा की दृष्टि से। 6 टिकटें हमने हरियाणा में डिक्लेयर कर दी हैं। कल शाम को आपने देखा होगा 1 करोड़ लोगों से हम अपना संकल्प पत्र बनाने, उसमें राय ली जा रही है। तो हमारी पूरी तैयारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बना करके दी। मुकेश जी, आज जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में डिसाइड होगा कि क्या करना है, और इस बीच चौटाला साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। तो क्या कुछ संभावनाएं लग रही है कि जेजेपी अभी भी कुछ उम्मीद बीजेपी से लगा करके बैठी है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से निर्णय लेती है। वो जेजेपी को पूरा अधिकार है कि वो क्या निर्णय लेंगे, वो 1 सीट लड़े या 10 की 10 लड़े, वो तो उनका अधिकार है। एक बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था हिसार में जो हमारे कार्यकर्ता आए थे, जो भीड़ थी, वो दरअसल बीजेपी का विरोध था, मतलब बीजेपी को दिखाना था कि हमारे पास शक्ति है। देखिए, विरोध जनता किसके साथ है और जनता किसके खिलाफ है, ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। आप जो चुनाव के परिणाम आएंगे लोकसभा के, तो आप देखेंगे जनता किसके साथ है। इसमें तो कोई जरा दिल की बात ही नहीं है। आप देखेंगे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता उस पार्टी के साथ है। किसान, मजदूर, महिला और युवा की आवाज उठाते हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश को आज टॉप पे पहुंचाया है। आप द्वारका एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आप मुंबई एक्सप्रेस वे देखिए, आप जो हमारी नेशनल हाईवे जोन की एक्टिविटी देख लीजिए, आप भारतमाला के नाम पर अगर आप उत्तराखंड में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा किस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज किस प्रकार से ईमानदारी से 1,25,000 लोगों को सरकारी नौकरी पिछले 9 साल में मनोहर सरकार ने दी है। किस प्रकार से किसान को सम्मान निधि के तौर पर मोदी सरकार ने दी है। आप देखेंगे हर वर्ष का हमने ध्यान रखते हुए, इसलिए हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर से जीतकर नरेंद्र मोदी जी को देंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास लौट के। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बने। कमल हांडा जी, आपने दोनों को सुना, तो दोनों की बातों पे टिप्पणी तो आप करेंगे, लेकिन साथ ही मेरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कहां तक पहुंची है? प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और जी नमस्कार। नमस्कार और हर खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी मुकेश कापड़ीवाल जी भी और जेजेपी के प्रवक्ता भी, मैं इनको बताना चाहूंगी कि ये जो इतने दम्भ से कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम लोग 10 की 10 सीटें जीत लेंगे। इनके तो सीएम जो करनाल से लड़ेंगे उनका भी कोई पता नहीं है कि उनको भी लोग वोट देंगे या नहीं। ठीक है, तो इनके पास मुद्दे क्या होंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्योंकि हरियाणा की जो जनता है, जिसको इन्होंने बहुत परेशान किया, चाहे वो हमारी महिला पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे आपके किसानों को मुआवजा मिलने की बात हो, बाढ़ पीड़ित लोगों को, चाहे रोजगार की बात हो, तो कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। सबसे बड़ी बात यदि इन्होंने महिला सुरक्षा की तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो सोनीपत के एक आपके एमपी का बहुत वल्गर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उसको हटाएंगे आपके सीएम? ये मुकेश जी भी जवाब दें और जेजेपी के प्रवक्ता भी जवाब दें मुझे इस बात का। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप धड़ल्ले से आपने काम किए हैं, वाकई में आपने धड़ल्ले से किया है। जैसे संदीप सिंह अब तो मंत्री रहा नहीं है, संदीप सिंह तो खट्टर जी के साथ ही चला गया, तो क्या वो एमएलए बना रहेगा? क्या सोनीपत के एमपी बने रहेंगे? और पूछना चाहते ब्रिजभूषण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं, और पुलकित आर्य हैं, आपके वो कठुआ के पुजारी हैं, चिन्मय आनंद जी हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है। तो महिला की सुरक्षा की बात तो आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये तो आप बात सुन लीजिए, आपने जितना महिलाओं को परेशान किया है, आपने आशा वर्कर्स तक को नहीं छोड़ा, उनको भी आपने बसों में ठूस ठूस कर पीटा, आपने पुलिस से पिटवाया। और पहलवान बेटियां जो हमारे देश की आन बान शान थी, उनका आपने क्या हाल किया। बेरोजगारी अपने चरम पर है। नशा जो हरियाणा में नहीं था कभी भी, नशा आपके आकर ले आए। ये मैं भाजपा के प्रवक्ता से कह रही हूँ मैं। और सिर्फ एक ही दिन उनको मिला पिछले साल कि 26 जून को उन्होंने दिखा दिया, देखो जी नशे आए, हमने 100 करोड़ के निश्चित दिला दिए। अरे 50-50 हजार के करोड़ अडानी पोर्ट पर उतर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा से नशा क्या सिर्फ एक ही दिन मतलब आपको मिला था 26 जून का, क्योंकि वो एंटी ड्रग डे था शायद, प्रोबेबली 26 जून 2023 में जो किया। तो अब जो है आप देखिए, रोज पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो रोज 450 लोग सुसाइड कर रहे हैं देश में। रोज 35 युवा रोजगार, मतलब जो है देश में नहीं प्रदेश में 35 बेरोजगार युवा आत्महत्या करें, किसान आत्महत्या करें, उनको कोई मुआवजा आपने नहीं दिया। और बेटियों की बात तो करते आप अच्छे नहीं लगते हैं। आपने नारा दिया था ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
तो ये नारा था या चेतावनी थी कि भाजपाइयों से बचाओ अपनी बेटियों को? क्योंकि उनके साथ जो हाल किया गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाया नहीं गया, कोई वर्ड नहीं बोला गया, और पहलवान बेटियों को किस तरीके से दिल्ली में आपने पिटवाया, वो हमारे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी देखा है। आपने उनकी जिसे कहते हैं उनकी लाज नहीं रखी। प्रधानमंत्री ने उनको बाहुबली चाहिए, कोई चुनाव जीतना है किसी न किसी तरीके से। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या इनके आका जो केंद्र में बैठे हैं वो क्या इनसे इस्तीफा लेंगे? संदीप सिंह से, ब्रिजभूषण शरण सिंह से, चिन्मयानंद से, कुलदीप सिंह सेंगर से, और पुलकित आर्य उत्तराखंड का जिसने अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहा और वो नहीं मानी और उसकी हत्या कर दी गई। तो महिलाएं तो आपके राज्य में बिल्कुल सुरक्षित नहीं। चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, लेटेस्ट, कभी कानपुर का देख लीजिए, 2 नाबालिग लड़कियां, अरे कोई शर्म हया नहीं है। 8 वर्ष की बच्ची कठुआ में एक पुजारी द्वारा मतलब बलात्कार किया गया। इतनी घटिया बनाता है। नशा, बेरोजगारी, आप देखिए ना, जल्दी 5 सेकंड और दीजिएगा जी, जल्दी। और सबसे बड़ी बात, 1966 से लेकर 2014 तक इतने देश में काम हुए, प्रदेश में काम हुए, 10 यूनिवर्सिटीज बनी, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स हमने इतने बनाए, ITI हमने इतने बनाए, IIT, IIM जैसे वर्ल्ड क्लास हमने इंस्टीट्यूट दिए। इन्होंने तो हरियाणा में 5000 स्कूल बंद करने का काम किया। इनको तो शिक्षा से इनको और इनके आका को बड़ा गुरेज है। ठीक है, जवाब आपसे आगे चर्चा भी करूंगी। अनुसुरा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुकेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। जी, अभी इन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अभी मैं सुन रहा था, अभी बात कहे थे 250 डिबेट कर चुकी हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि करनाल की सीट ही ये हारने जा रहे हैं, विधानसभा की इन्होंने बात की। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने त्याग पत्र देकर के जो नए मुख्यमंत्री बने उनको आमंत्रित किया कि मेरी सीट से लड़िए। क्या आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा में इतनी हिम्मत है कि वो किलोई विधानसभा से किसी और को लड़वा सके? ये त्याग की भावना होती है। वो तो फकीर व्यक्ति है, ठीक है, जिसने पूरे हरियाणा को 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार समझा हो, जिसने ईमानदारी से सबको नौकरियां दी हो। आपने बहुत अच्छा मुद्दे उठाए, आपने कहा कि हमने ये खोला, हमने वो खोला। आप बताइए, दक्षिण हरियाणा जैसा क्षेत्र जिसको कांग्रेस ने बिल्कुल अछूत मान लिया था, आप लोगों ने 2-3 जिले सेट कर लिए थे, सिर्फ उन्हीं में काम होते थे, उन्हीं में नौकरियां लगती थी। लेकिन दक्षिण हरियाणा में अगर काम किसने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। मेरा आपसे एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता का, प्लीज कमल जी मेरे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते हैं और ये कहते हैं कि ओबीसी को पीछे धकेल रही है भाजपा। अब हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ठीक है, आप बताइए, क्योंकि आपके राहुल गांधी आपके नेता लूंगी जवाब, और भी मेहमान बने हुए, लौटूंगी आपके पास, आप नोट कर लीजिए अपना पॉइंट, उसके बाद से आपसे जवाब लूंगी। लेकिन अनुसुरा जी हमारे साथ बनी हुई। अनु जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज चौटाला साहब ने कहा, भाई चौटाला साहब ने, कि गठबंधन में टूट जरूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो मिली भगत है, साठ गांठ जो है बीजेपी और जेजेपी की, वो चल रही है। कैसे चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही अनु जी। सबको आवाज नहीं आ रही है? जी जी, अब आ रही है, रखिए अपनी बात। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो अभय चौटाला जी ने कहा कि 60 गांठ है, ये 60 गांठ ऐसा नहीं है कि अभी है, ये जो पिछला 2019 का चुनाव था विधानसभा का, उससे पहले की 60 गांठ है। और इस 60 गांठ के तहत ही इन एलओ को तोड़ने का काम किया गया था। और इलेक्शन भी मैं कहूंगी कि सीटें बांट के बिल्कुल कई जगह तो इन्होंने कैंडिडेट की भी अदला बदली की। क्योंकि मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हम तो देखने वाले हैं और किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी ने बेशक एक दूसरे की खिलाफत की बयानबाजियों में, लेकिन अंदरूनी तौर पे सीटें बांट के जो कार्रवाई की वो हमें तो पता है। उसके बाद मैं आना चाहूंगी कि आप अपने समय पे बोलिएगा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, काफी डिबेट्स में हम काफी दिनों से सुन रहे थे कि हमारे 10 विधायक हैं, आपका तो एक ही विधायक है। आज जेजेपी के कितने विधायक हैं? जो आपने बोया था आज वो ही आपने काट लिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया हिसार रैली का, तो हिसार रैली की तो मैं खुद देखने वाली हूँ, मैं हिसार से ही हूँ। एक बहुत ही छोटा सा ग्राउंड बाजार के बीच में ढूंढा गया, बहुत ही छोटा सा ग्राउंड, उसके अंदर कुर्सियां लगाई गई बहुत खुली ताकि इज्जत बचाई जा सके। और दिग्विजय चौटाला जो इनका वकील साहब है, वो ट्रैक्टर लेके आते हैं
और ट्रैक्टर रोड पे खड़ा कर देते हैं ताकि जाम लग जाए और मीडिया जो पेड मीडिया होता है उसको परोसने के लिए थोड़ा सा मसाला मिल जाए। उन ट्रैक्टर्स में भी अभय चौटाला के गीत बज रहे थे, जो कि वीडियोज आज वायरल हो रहे हैं। अभय चौटाला जी के गाने चला के वो ट्रैक्टर आ रहे थे। उनको, क्योंकि गांव में कई परिवारों को पता नहीं होता, तो वो तो अभय के फैन हैं, तो मैं भाई को कहूंगी कि वो वीडियोस भी जरूर देखे। हाँ, इन्होंने जब कहा कि हमने विकास किया 4.5 साल में, लूट के खा गए प्रदेश को, 12 से 15% का हिस्सा किसी हरियाणा के किसी ठेकेदार से पूछ लो आप कितना % देते थे, वो बता देंगे। इनको शर्म नहीं आती? सारे हरियाणा प्रदेश को लूट के खा गए। किस मुंह से ये बोलते हैं? ये जो डिजर्व करते थे बीजेपी ने उनके साथ ये ही किया। लेकिन दुखद बात ये है कि ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, अंदरूनी तौर पे बिल्कुल ये आज भी एक ही हैं, और जो भी हो रहा है वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद मैं कहती हूँ, मैं आना चाहूंगी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई पे कि मेरे को सिर्फ एक जवाब दे दीजिए कि रमेश कौशिक के बारे में आपको क्या कहना है। आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, किस तरह का सशक्तिकरण भाजपा करती है वो पूरे हरियाणा ने देख लिया है, और मतलब शर्मिंदगी आपकी आंखों में नजर आनी चाहिए, लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप ओबीसी की बात करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, आप उस वीडियो की भी बात करिए जो रमेश कौशिक जो नंगा नाच कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारा भाजपा में तो कोई परिवार ही नहीं है, हम छोटे से कार्यकर्ता को मौका देते हैं। आप किस तरह के मौके दे रहे हो वो पूरा हरियाणा देख रहा है। बिल्कुल वीडियो जारी हो रहे हैं कि जिस तरह के मौके आप जनता को दे रहे हो, तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। ठीक है, करेंगे इस पर भी चर्चा। लेकिन टीपू जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से अनुसुरा जी ने सीधे तौर पर कहा कि भाई ये जो साठगांठ है तो बहुत पहले से चल रही थी, इसी के तहत इनेलो को तोड़ने का काम किया, लेकिन आप बताइए आज आपके पास कितने विधायक हैं? देखो, मैं आईएनएलडी प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता इस चैनल को देख रही है। एक बात तो स्पष्ट है कि इनेलो के पास सिवाय जेजेपी के खिलाफ बोलने के, अभय सिंह चौटाला के पास सिवाय दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलने के और कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार अनुराधा जी ने कहा कि हिसार में एक छोटा सा ग्राउंड था, ट्रैक्टर को बीच में, इस तरीके की जो मनगढ़ंत बातें इन्होंने एक टीवी डिबेट में डिलीवर कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। बहुत जबरदस्त रैली हुई, इतने जोश के साथ रैली हुई, पूरे हरियाणा की जनता ने उस रैली को देखा, पूरे हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुना। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें जो हमने काम किए वो पूरी हरियाणा की जनता को भी पता है, वो आप लोगों को भी पता है और वो हमें भी पता है। ये तो जनता ने तय करना है। भाई हमने तो अपना पेपर दे दिया, अब उसमें से जनता कितने नंबर देती है, अब खुद ही तो नंबर देने नहीं। अगर मैंने खुद ही देने होते तो हम 100 में से 100 देते, लेकिन वो तो हरियाणा की जनता ने देखना है कि उसमें से कितने नंबर देने हैं, कि जनता ये बात की तय करेगी। इस दुष्यंत चौटाला जी को अगर हमने 10 सीटें दी तो वो इतना काम कर पाए, अगर हम इसको 50 से 60 सीटें देंगे तो वो कितना काम कर पाएंगे। और रही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, भाई बड़ी बड़ी बातें ढींगे आंक रहे थे, मैं बीजेपी और जेजेपी की प्रवक्ता की बात सुन रही थी, बड़ा दम की बात कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में भी कहते थे कांग्रेस अपने दम पे सक्षम है, 2019 में भी कहते थे कांग्रेस चुनाव लड़ने अपने दम पे सक्षम है, 2024 में भी अपने दम पे सक्षम है। 2024 में तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। वही बात 2014 में क्या असल हुआ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का, 1 सीट पे रहेगी। 2019 में क्या हुआ, उस 1 से 0 पे आ गई। अब 2024 में क्या होगा ये हरियाणा की जनता देख रही है, ये तय करेगी। ठीक है। दूसरी बात है, इन्होंने एक सवाल और किया, इन्होंने ये कह के सवाल किया कि मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल कर रही हूं। इन्होंने नाम लिया जो सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक का। तो भारतीय जनता पार्टी के तो जो या टीवी पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो इस बात पे चुप रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक वीडियो, इससे ज्यादा वल्गर वीडियो और कोई हो नहीं सकती। और इस बात पे क्या कार्रवाई करेंगे, इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता देगा कि उनकी पार्टी के सांसद है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं पूछूंगी सवाल, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, लौट के आप सभी से चर्चा की जाएगी। तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के फाउंडर चेयरमैन एन नारायण मूर्ति दिल्ली आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने दिल्ली वालों को सच में आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आकर उन्हें डर लगता है क्योंकि दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का कतई पालन नहीं करते। उन्होंने एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाते हुए देखा होगा कि दिल्ली वाले कितनी अकड़ में रहते हैं। सड़कों पे कारें, मोटरसाइकिल चलते हैं। सच में हम दिल्ली वाले बिना किसी बात के गर्मी में रहते हैं और अपने को खाम का 30 मार का समझते हैं। पार्किंग स्पेस के लिए आए दिन मारपीट और मर्डर हो जाना मामूली बात हो गई है। आखिर क्यों दिल्ली वाले अपना धैर्य खो चुके हैं? क्यों बात बात पर हम गाली गलौज करना, मारपीट पर उतर आना, क्या ये हमें शोभा देता है? गुस्ताखी माफ, अब दिल्ली को देश की गुस्सैलों की राजधानी का दर्जा भी मिल सकता है। दिल्ली की नाक पर रहता है गुस्सा। झगड़ा करना मानो हमारा स्थायी रूप से स्वभाव बन चुका है। शायद ही कोई दिल्ली वाला हो जो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क पर अपनी कार, मोटरसाइकिल या किसी और अन्य व्हीकल को चलाते हुए गाली ना खाता हो या किसी दूसरे को गाली ना देता हो। दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आप सड़क पर व्हीकल चलाते हुए आपा नहीं खोते। पर गुस्सा होता बहुत समझदार है। गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है और नुकसान गुस्सा करने वाले का ज्यादा होता है। इस पर कंट्रोल हम दिल्ली वालों को करना होगा। जरा सोचिए, दिल्ली देश के बाकी शहरों से ज्यादा कारें खरीदती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर महीने बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। ये देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन चुका है। दिल्ली में लग्जरी कारों से लेकर महंगे मोबाइल फोन की खरीदारी भी सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली हर शाम घर के बाहर से डिनर मंगा रही होती है या खाने के लिए बाहर निकलती है। इतना हम एंजॉय करते हैं, फिर भी ये शहर गुस्से में है। इसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सुबह के टाइम आप पार्क में जाएं तो सैकड़ों हजारों लोग पार्क में योग और सैर कर रहे होते हैं, लाफिंग योगा करते हैं, नकली हंसी हंसते हैं। जाहिर है इनका इरादा अपने को स्वस्थ रखने का होता है। वहां पर कुछ परम ज्ञानी गुरुजन स्वस्थ रहने के लिए नुस्खे भी बता रहे होते हैं, लेकिन लगता है कि पार्क से निकलते ही हम फिर से गुस्से में आ जाते हैं। सच में दोस्तों, दिल्ली की शान के खिलाफ हो चुका है नियमों को मानना, रूल्स को फॉलो करना। दिल्ली वालों को लगता है कि उन्हें कोई नियमों पर प्रवचन देगा तो वो उसे उसकी औकात बता देंगे। सच में दिल्ली और एनसीआर को गुस्से ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दिल्ली ने धैर्य और सहन शक्ति खो दी है। आप सड़कों पर लेन ड्राइविंग नहीं करेंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़कर चालान करेगा तो आप मंत्री से लेकर कमिश्नर तक के दोस्ती के अपने सारे दावे करने लग जाते हैं। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर एक साथ 4 बसें आ जा सकती हैं। इतनी बड़ी और चौड़ी हैं यहां की सड़कें। इसके बावजूद दिल्ली लेन ड्राइविंग नहीं करेगी। आपको कोई कुछ कहेगा तो आप चीखने लगेंगे, उसके बाद जेल भेजने की नौबत आएगी तो गिड़गिड़ाने लगेंगे। दोस्तों, अब दिल्ली वालों को सुधरना चाहिए। एक शेर है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। इसीलिए वक्त निकलने से पहले ही होश में आ जाइए, और होश तभी आता है जब गुस्सा चला जाता है। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा जारी रखेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सभी। सवाल मेरा अब आपसे है, कमल हांडा जी, आप कुछ कहना चाहती थी? पहले अपने सवालों का जवाब दीजिए जो तमाम सारे दागे गए हैं और लोगों के द्वारा, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। जी ऐसा है, इनके जो सवाल होते हैं वो पहले तो जिसे कहते हैं ना निराधार होते हैं, क्योंकि ये हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारा ही सबसे जिसे कहते हैं स्ट्रांग ऑपोजिशन है, जिसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये कहते हैं परिवर्तन कह रहे हैं, और ये कह रहे ओबीसी एक युवा इन्होंने वो दिया,
पीएम दिया हरियाणा को, तो ओबीसी कार्ड खेला इन्होंने, ये डेफिनेटली बात है, पक्की बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं इनसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री कह के आए थे। अगर ये इतने ही सगे हैं ओबीसी के या दलितों के या पिछड़ों के या दूसरी जनजातियां जो हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किसने किया? भाजपा का ही कोई नेता था ना। किसी की बारात जाती है तो भाजपा के नेता जो है उसको दूल्हे को घोड़ी से उतार के उसकी पिटाई करते हैं। और तीसरी एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं कि कुएं तक में जहर डाल दिया जाता है कि दलित वहां पर ना आए, मंदिरों में भी नहीं आने देते हैं। अभी आप देखिए ना, राम मंदिर का भी जो उद्घाटन हुआ, किसी गरीब को इन्वाइट किया गया? कोई गरीब नहीं गया। अगर उनके घर तोड़े गए, 800 घर तोड़े गए, 2200 दुकानें और 30 मंदिर भी तोड़े गए। खैर, मैं एक बात और, कुछ 2-4 बातें और है मेरी। 4 दंगे इन्हीं के टाइम पे हुए। 1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा में एक भी दंगा नहीं हुआ। भाईचारा अच्छा था। इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट करवाया, जाट के साथ इन्होंने वो लड़वाए, राजपूत भी लड़वाए। इन्होंने हर जगह नफरत की फैलाई है। और हिंदू मुसलमान तो ये खुला करते ही हैं, राइट। और ये कहते हैं कि हमने जो है परिवर्तन, और ये बताते नहीं है, जैसा कि अनु बहन ने कहा कि खाली कुर्सियां होती हैं तो सारी खाली होती हैं। जहां पर 1 लाख लोगों के लिए कुर्सियां लगती है, वहां पर मुश्किल से 4-5 हजार लोग ही आते हैं। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता से कि जितने भी उद्योग हरियाणा में लगने थे, हरियाणा निवेश में नंबर 1 था, अब सिर्फ 1% निवेश रह गया है। कहाँ 77,000 करोड़ समथिंग था, अब 18,000 करोड़ प्लस है निवेश। तो आप सोचे कि निवेश ये भी तो कह रही है कि ये कांग्रेस खाली दावे कर रही है कि धीरे धीरे माइनस में ही आ रही है, 0 पर ही रह जाएगी। मैडम बात सुन लीजिए, आप कौन 0 पर रह जाएगा ये वक्त बताएगा। दुनिया इनसे, देश तक परेशान है। आप ये सोचिए, खाली प्रदेश नहीं, देश भी परेशान है। मैंने भी आपको सारे एग्जाम्पल दिए, सारे वो एग्जाम्पल क्या कहते हैं, उदाहरण दिए बहनों के, महिला पहलवानों के। और साथ के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो कभी नहीं सुनने में आया था पहले, कि नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद वो तक इन्होंने बेची है। और फसल बीमा योजना, उसमें भी जो है इनके उद्योगपतियों ने 70,000 करोड़ कमा लिया, जबकि किसानों को 93.90 लाख करोड़ का जो है मुआवजा मिला। बाकी सब ये लोग हड़प कर गए। और ओबीसी कार्ड मैंने जैसे बताया कि खेला। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि चुनावों से एंड पहले, जस्ट बिफोर द इलेक्शन, आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मुझे ये बताइए, नंबर 1। दूसरी बात, आपको लगता है कि आपने मुख्यमंत्री बदल दिया तो क्या खट्टर जी के कुकर्मों पर आप रेड कार्पेट बिछा देंगे? नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है पूरी तरह से जाग चुकी है। और जजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगी, जो कहते हैं हम, इनकी सांठगांठ तो है अंदर की, वो तो मुझे भी पता है। सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है दिल्ली में कि आप ऐसा शो करो, हम नया वो करेंगे, बाद में आपको वोट कटवा पार्टी बनाकर आप भी 10 सीटों पर लड़ना। ऑलराइट। और पीएम ने कहा था कि मैं ओबीसी पीएम हूं। जब राहुल जी ने कास्ट सेंसस का मामला उठाया तो फिर प्रधानमंत्री के मुंह से यही निकलता है, एक ही जाति है गरीब, और गरीबों को तो आपने खत्म करने का काम किया। अंत्योदय का आपने काम नहीं किया, आपने उनको खत्म करने का काम किया है। और कुछ एक बात कहना चाहती हूँ मैं, जस्ट अ मोमेंट। मैंने कहा जैसे कि विपक्ष के खिलाफ तो आप बोलते ही बोलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बोलेंगे ही बोलेंगे। आप भूल जाते हैं कि कभी विपक्ष में आप भी थे। जब सिलेंडर पे 4-5 रुपए बढ़ते थे तो सिलेंडरेला जो आपकी सिली तोल वाली है, वो सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। और बाय द वे आपने राजस्थान में प्रॉमिस करके आए थे 450 करोड़ के, सॉरी 450 रुपए का सिलेंडर का, वो क्यों नहीं दिया? 5,000 सरकारी कर्मचारी आपने सरकार बनते ही निकाल दिया, ऐसा क्यों किया? आप कहते हैं आप काम करें, जनता खुश है, क्यों? जवाब ले लेती हूँ मुकेश जी से जवाब ले लेती हूँ। आंडा जी लौटूंगी आपके। मुकेश जी, तमाम सारे सवाल दागे गए हैं, जेजेपी की तरफ से भी सवाल दागा गया वीडियो को लेकर खासकर। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हांडा जी बोल रही थी, तो ये शायद दिन में ना रजिस्टर में लिखती रहती हैं, और जब डिबेट चालू होता है तो सब कुछ पढ़ देती हैं, पता ही नहीं मुद्दा क्या है। तो मेरा तो इससे निवेदन रहेगा कि मुद्दे आधारित डिबेट होनी चाहिए। मुद्दा लोकसभा चुनाव का था। दूसरा बात जो आप दूसरी बात आप जो आपने वीडियो की बात कही, देखिए ये वीडियो डीप फेक वीडियो है, एक्चुअल वीडियो है, क्या है, ये जांच का विषय है। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति, हमारी पार्टी ने कहा है, कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, प्लस सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई बड़े से बड़ा नेता हो। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, टीवी पे ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ठीक। अब बात है कि बात जांच की आती है। जांच से पहले किसी को भी दोषी ठहरा देना ये किसी तरह भी जायज नहीं है। हो सकता है डीप फेक वीडियो, क्योंकि आजकल एआई से बहुत ज्यादा चलन चल रहा है।
जब कोई जांच के लिए उसमें होगा तो जांच करेंगे, आपसे भी जवाब लूंगी, एक बार सुन लीजिए जी। हाँ, तुरंत जांच करके वो करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने उद्योग की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मारुति आपके समय में बोरिया बिस्तर बांधकर गुजरात जाने को हो रही थी, कमल हांडा जी किस मुंह से आप बात कर रहे हो? हमने उसको दोबारा रीस्टेट किया। आज मारुति ने सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में लगाया है। आज 10,000 लोगों सीधे सीधे उससे फायदा होगा और उसके बाद हजारों रोजगारों का सृजन होगा, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और आपने कहा कि हमने हरियाणा को पीछे कर दिया। आप पर कैपिटा बताइए, आपके समय में पर कैपिटा कितना? डेटा पे बात कीजिए हांडा जी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। पर कैपिटा आपके समय में कितना था? हमारे समय पर कैपिटा कितना है? आपके समय में हरियाणा की जीडीपी क्या होती थी? आज जीडीपी कितनी है? एक और गंभीर सवाल दागा था मुकेश जी, एक और गंभीर सवाल दागा था। इन्होंने कहा था कि ये जो साठगांठ की बात हो रही है, इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले बार देख रहा हूँ कि कोई गठबंधन टूटने पर विपक्ष को गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है। अरे आपको क्या दिक्कत है? दोनों पार्टियों का मसला है, टूट गया। आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कांग्रेस तो इनेलो इतनी परेशान है, गठबंधन टूट गया, इनके बाद मुद्दा नहीं। अरे आप अपने चुनाव की तैयारियां करो, आप अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कीजिए, फिर आप लोग चुनाव की तैयारियां करते हैं, हो गई, फिर हार जाओगे, फिर आप कहोगे ईवीएम खराब है। ईवीएम नहीं, आप ग्राउंड पे मेहनत नहीं करते हो। और आप देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी ग्राउंड पर बूथ तक पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने बना लिया है। 10 की 10 लोकसभा में सीटें जीतने जा रहे हैं। और आपने कहा आपके सबसे बड़े नेता ओबीसी की राजनीति करते हैं, आपका कोई जवाब नहीं आया उस पर। आप बताइए मुझे ओबीसी मुख्यमंत्री से आपको दिक्कत नोट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री से क्या जवाब दिया आपने? बताइए आप लोगों के पास। आप बताइए मुझे कि भूपेंद्र हुड्डा के अलावा, सुनिए सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा के अलावा आपके पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? इनेलो से पूछना चाहता हूँ, आपके पास अभय सिंह चौटाला के अलावा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हांडा जी, इसके बाद आपके पास, इसके बाद आपके पास पहले अनुज जी का जवाब सुन लीजिए। नहीं आते आपकी तरह। ठीक है, फिर सुनेंगे। पहले अनुज जी अपनी बात रखिए। भाई बीजेपी के भाई को कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे कि वीडियो फर्जी है या असली है। ये तड़ी पारों की छड़ों की पार्टी, जांच करवाना तो छोड़ो, आप और जो वीडियो है उनको छुपा लो। मेरे को जो हालात आप लोगों के लगते हैं, जिस तरह के आप बिना परिवार के नेता हैं, घर परिवार तो इनके है नहीं, और वीडियोज इनके लगातार आते ही रहते हैं। चाहे वो हरियाणा से, सुनिए, चाहे वो रमेश कौशिक की बात हो, आप क्या बात करते हो? आपके राज में महिलाओं की जो दुर्गति हुई है, जो महिलाओं की दुर्गति हुई है, आपको आपकी नीची करके बात करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अभय के अलावा आपके पास और कोई चेहरा है क्या? अभी आपके मुंह से अजय ही निकल रहा है। आप अपने नेता को नेता नहीं मानते हो, क्या बात कर रहे हैं? बात क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, आप बोलिए। आपने ये कहा कि अभय चौटाला जी के अलावा और कोई चेहरा आपके पास है मुख्यमंत्री का? हमारे पास 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, अभय चौटाला जी हैं, और जिसको भी वो पार्टी चाहे और बना सकते हैं। और बताइए, यही परिवारवादी पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य कार्यकर्ता को बनाती है। आप लोग परिवारवाद आधारित पार्टी है। आपकी तरह दिल्ली से आए दिल्ली को आप नहीं, परिवारवाद आधारित पार्टी है आप लोग। हरियाणा के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं और हरियाणा से लोग फैसले लेते हैं। डब्बी नहीं दिखाते हम दिल्ली से। संघ की कठपुतलियां भी बैठती है हमारी पार्टी में। हर दफ्तर के अंदर संघ बिठाने का काम आपने किया। बिना पक्षी की बात करते हो आप। संघी और नंगी की सरकार है ये। बिना संघ की परमिशन से बच्चा नौकरी नहीं लग सकता आपके राज्य में। ये तो बीजेपी की बात है। उसके बाद समय का अभाव है, मैं जेजेपी पे आना चाहूंगी। मेरा जेजेपी का भाई कहता है कि इन्होंने क्या बोला था, जेजेपी के खिलाफ बोलते हो। हम तो आप लोगों की शक्ल नहीं दिखाना चाहते। ये जो चैनल वाले आपको बिठा लेते हैं, इसलिए आपसे बात करनी पड़ती है। अरे आप हम पे ये आरोप लगाते हो कि जेजेपी के खिलाफ बोलते हो। आपकी पार्टी का जन्म हमारे खिलाफ बोलते हुए जनाब। आप अपने दुष्यंत चौटाला जी से पूछिए किस तरह से अपने चाचा जी, अपने परिवार, अपने दादा के खिलाफ बोल के उन्होंने अपने पार्टी का गठन किया। आप बोलने लायक आपसे भी जवाब दूंगी, एक बार उनको सुन लीजिए, इसके बाद आप ये बात। परिवार का नहीं हुआ,
वो समाज का होगा। बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ। इनेलो पे जितने भी नेता सोते हैं तो दुष्यंत चौटाला के सपने लेकर के सोते हैं। और आप क्या बात कर रहे हो? INLD आप जेजेपी की जगह की बात कर रहे हो। दुष्यंत चौटाला ने अपने जीवन के काल में एक एक करके अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा। एक बार सुन लीजिए दुष्यंत चौटाला ने एक बार सुन लीजिए अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में थू कर रहे हैं जेजेपी पे। आप ये पूरा हरियाणा चुनाएगा। अभी तो अभी तो आप ऐसे ही लगे रहे हो। आपके पास ना कुछ कहने को है, ना आप किसी की सुनना चाहते हो। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे आप मुद्दा भी अगर आपके पास हो, यहाँ पर बैठ करके आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है आपके पास बोलने के लिए। आपके पास क्या होगी? आपके पास जमुना के लिए कुछ नहीं है। मामला थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो गया। इनेलो के पास यहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ गया आपका जमुना पार? मैं क्या कह रहा कहाँ हूँ? गया आपका जमुना पार? आज जमुना पार वाले के सामने आधा घंटा ठीक है एक एक करके बोलिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बोलिए। टीपू जी आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात दोबारा से रख रहा हूँ। इनेलो के पास सिवाय दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम तो आपकी सरकार में देखना चाहते हो तो टीवी वाले दिखा देते हैं। अब आप सुनिए, धैर्य रखिए, आप सब्र रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनिए, दुष्यंत चौटाला जी ने अब तक 3 चुनाव लड़े हैं। 2014 का चुनाव लड़े, सबसे यंगेस्ट MP बने। उसके बाद 2019 किसने बनाया? उसके बाद नहीं बनाया? कोई जानता तक विधानसभा का चुनाव आपके लाडले को कोई जानता तक नहीं था। चुनाव में हरियाणा आपके लाडले को विचार में कोई नाम से नहीं जानता था। अजय चौटाला की मेहरबानी से हम बने थे। हिस्सेदारी हुई। अजय चौटाला की मेहरबानी से हम बने थे। कोई जानता नहीं था उनको। सिर्फ 3 चुनाव मौका करके पार्टी को देख के भाग गए। आज उन्हीं से डर है चौटाला को। पार्टी को देख के भाग गए सिंह हुड्डा को। मौका करे और सारी पार्टियों को अगर किसी से डर लगता है तो दुष्यंत चौटाला से लगता है। आज अगर इनेलो को सबसे ज्यादा तकलीफ राजनीतिक कीड़ा है वो। सबसे ज्यादा जनता को खा रहे कीड़ा सुंडी का काम किया। दुष्यंत जैसे चौटाला बाड़ी में सुंडी लगती है लोगों को गले में लगा आपके पास बोलने के लिए कुछ कौन किसको जानता है ये महत्वपूर्ण है। ये जनता किसको जानती है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है लौटूंगी। आप लोग थोड़ा सा आराम कीजिए। मुद्दा ज्यादा गंभीर हो गया है। हांडा जी कुछ कहना चाह रही बहुत देर से, उसके बाद लौटूंगी आप लोग के पास। हांडा जी अपनी बात रखिए। ये अपनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि फलाना केस जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह है, चाहे संदीप सिंह है, या जो भी इनके व्यभिचारी बलात्कारी भरे पड़े संसद में भी और स्टेट में भी, उनका इन्होंने कहा कि वहां पर चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, जांच चल रही है। अरे जांच तो आपकी पुलवामा की भी 5 साल से चल रही, कोई नतीजा नहीं आया। अभी भी शहीद हो रहे हैं हमारे जवान। नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई चीज में कोर्ट में है तो इससे ये तो नहीं आप तय कर सकते कि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते उसके बारे में बात करने के लिए। नंबर 1। दूसरी बात, आपके पास जो है पेपर लीक कितने हुए हरियाणा में, खच्ची पच्ची की बात करते थे आप, जो कि पहले शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था, अब तो सूटकेस चलते हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, दे दे नोटों का बोरा, भर्ती कर दो तेरा छोरा। तो ये बात थी उनकी। और दूसरी बात कि 30 पेपर लीक करके आपने RSS को और गुजरातियों को आपने नौकरी देने का काम किया। क्या हमारा हरियाणा का युवा सक्षम नहीं है? आप उसकी भी बेइज्जती करें, अपमान करें आप हरियाणा के युवा का, जिसको नौकरी नहीं दे रहे। नौकरी तो देने की बात तो दूर की बात है, आप उसके ऊपर लाठियां डंडे बरसा रहे हैं। युवाओं को आप पीट रहे हैं, किसानों को आप पीट रहे हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग तो कोई दुश्मन के लिए भी नहीं करता। ये तो अभी ऐसा है था कि कुछ कदम छुपाने थे खट्टर सरकार के, इसलिए नायब सिंह सैनी को लाया गया। ठीक है, आप OBC का कार्ड खेला आपने, मैं खुला बोल रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री भी आपके OBC कहकर आए थे। और मैं ये पूछना चाहूंगी मोदी जी की कौन सी गारंटी होगी जो प्रूव होगी, क्योंकि सारी पहली गारंटियां तो फेल हो गई है। चाहे वो 2 करोड़ की नौकरी हो, चाहे 15 लाख खाते में आए, किसानों से आए डबल, महिलाओं की सुरक्षा, पेट्रोल डीजल, बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन सी गारंटी काम करेगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी की। क्योंकि मोदी की गारंटी का ऐसी भी है ना, एक शाम को देख नारा मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करूंगा, गारंटी है मेरी। अगले दिन अजीत पवार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ जाता है। मोदी वॉशिंग पाउडर है। अगर आप कहेंगे कभी वक्त मिलेगा ना, ये जब ऑफ द स्क्रीन होंगे तो आपको भीतरी सुना दूंगी मैं। ठीक है हांडा जी सुनिए, मुकेश जी जवाब दे रहे हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर ठीक है हांडा जी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
ऐसा है, इन्होंने मोदी की गारंटी की बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिससे जो पार्टी बनी, जो मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में रखे, आज उन मुद्दों पे असल में काम हो रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं गिनवाता हूं, आप गिनिएगा। राम मंदिर का हमने वादा किया, हमने राम मंदिर बना करके दिखाया। सबसे बड़ा मामला पूरे देश में था। धारा 370 का हमने वादा किया, हमने धारा 370 को हटा करके दिखाया। हमने सीए का वादा किया था, हमने सीए कल आपने देखा होगा करके दिखाया। और 2047 तक भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आप देखिएगा, ये होकर के रहेगा। आज भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता हुआ जा रहा है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मानता है। दूसरी बात, अभी मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये मुद्दे और डिबेट की चलती रहेंगी, हमारी रोजाना की डिबेट होती है। लेकिन अनु जी ने एक बहुत ही गलत तरीके से बोला कि हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। क्या जेजेपी वाले भाई को बोला, किसी को भी बोला? इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का ये, हर व्यक्ति को अपना हक है पार्टी का हक रखने का, अपनी बात रखने का। आपने इस तरीके से, आपको कोई हक नहीं है, आपकी शक्ल देखने के लिए भी कोई यहाँ नहीं बैठा है कोई। तो इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, मेरी आप लोगों से निवेदन है। दूसरा, आपने हांडा जी ने किसानों की बात कही। आपने तो ये बताइए हांडा जी, आपने 2000 जब आपकी सरकार बनी 5 से 14 तक आपने कितना किसानों को मुआवजा दिया? आप लोगों ने 1100 करोड़ रुपए दिए 10 साल में। हमने 9.5 साल में 11,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है। 11,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आप लोगों की 6 दशक से सरकार थी, आप लोगों ने, आप सुनते नहीं हो, अभी सुनते नहीं है। आप लोगों की 6 दशक से सरकार थी। आपको समय दिया जाएगा, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। आप फिर जवाब दीजिएगा ना, आप नोट कर लीजिए। हांडा जी आप नोट कीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप लोगों की 6 दशक से सरकार थी, आप लोगों ने किसानों को ध्यान क्यों नहीं दिया? किसान सम्मान निधि का क्यों आप मोदी जी का इंतजार करते रहे कि मोदी जी आएंगे और किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे? हमने किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल किया, हमने भावांतर भरपाई योजना कौन लेके आया? हमारी सरकार लेकर के आई। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल, अगर ओले हो जाते हैं, बारिश हो जाते हैं, तो फोटो खींच के किसान अपलोड करता है, उससे खाते में पैसे आते हैं। बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन देने का काम किसने किया है? ये हमारी सरकार ने किया है। आप लोगों ने बातों के अलावा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने क्षेत्रवाद में इलाके को बांटा, जातिवाद में बांटा। हमारी सरकार ने राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ा है। आज हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज पूरे देश में हरियाणा का नाम हो रहा है। और आज एक गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है कि ये किसी गरीब परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री कैसे बन गया, एक ओबीसी समाज का, एक सैनिक समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इस चीज की आपको दिक्कत है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास भी, और हांडा जी आपके पास भी लौटूंगे। अनु जी कुछ छोटा सा जवाब देना चाह रही है, अनु जी छोटा सा जवाब दीजिए। जी, मेरे बीजेपी के भाई ने कहा कि आपने जैसा कहा अभद्र टिप्पणी की कि हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर प्रवक्ता ये कहेंगे बैठ के कि हमें जेजेपी को ही क्यों टारगेट करती है इनेलो, उसका जवाब था कि हम तो जेजेपी वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मजबूरी है, चैनल पे एक पार्टी बैठी है तो बोलना पड़ेगा, तो हमें तो इंटरेस्ट नहीं है आप में। और मैं ये कहूंगी कि जेजेपी बीजेपी वालों आपकी जोड़ी बनी रहे। जिस तरह का लाड आपको एक दूसरे से आ रहा है, जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हो गठबंधन टूटने के बाद भी, आपकी जोड़ी बनी रहे, आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। उसके बाद आपने कहा कि मोदी ने जो कहा वो किया, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी, बात करते थे स्विस बैंक के अंदर पड़े हुए काले धन की, स्विस बैंक की बात करने वाले आज एसबीआई बैंक का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हकीकत है भाजपा की। आप जो लच्छेदार बातें कर रहे हो ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, जिसका सब जानती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बोर्ड के जरिए आपने पैसा बनाने का काम किया है। हर शहर के अंदर आपने 5 स्टार होटलों जैसे अपने दफ्तर बनाए हैं, और उसके बाद उन दफ्तरों में रमेश कौशिक जैसे लोग गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी तो बहुत बाद की बात है, किस तरह की गारंटियां दी जा रही है वो जनता देख रही है। ठीक है अनु जी, रमेश कौशिक की गारंटी, समय की थोड़ा सा कमी है। टीपू जी आपसे पूछना चाहूंगे, आशीर्वाद दिया इनेलो की बीजेपी जेजेपी की जोड़ी बनी रहे, और साथ ही आपके वीडियो वाले सवाल पे बीजेपी ने कहा था कि ये जांच का विषय है, आजकल एआई बहुत प्रचलन में है। टीपू जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले इनेलो की प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। अब ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, हमारी तो मजबूरी है। अभी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सुबह उठते हो दुष्यंत चौटाला के नाम से शुरू करते हो, रात को सो जाते हो दुष्यंत चौटाला के नाम पे खत्म करते हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है?
भाई आप किसी और के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुष्यंत चौटाला आज अगर अभय सिंह चौटाला को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो दुष्यंत चौटाला से है। आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज्यादा तकलीफ है वो दुष्यंत चौटाला से है। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं। दुष्यंत चौटाला जी ने 3 चुनाव लड़े, 2014 का चुनाव लड़े, सबसे कम उम्र के युवा सांसद बने और बतौर सांसद उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में खूब कार्य किए। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े, वो चुनाव हारे। उसके बाद वो विधानसभा चुनाव में गए। विधानसभा चुनाव में जाने के बाद हरियाणा की जनता ने 10 विधानसभा सीटों पर उनको जिताने का काम किया, 17% वोट देने का काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं जो वोट उन्होंने हमें दी, जिन वोटों से हम सरकार में रहे, सरकार में रह करके हमने जो काम किया, उन्हीं कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि हरियाणा की जनता दोबारा से आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला को देगी। ठीक है, ये आने वाली बात समय में देखा जाएगा। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात रखिए। मुकेश जी को जवाब देना चाहती जो कह रहे धारा 370 हटाई, इनको पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? 2 चेंजेस हुए, धारा 370 वहीं की वहीं है। पहली बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। राम मंदिर की बात आप करते हैं, 2200 दुकानें आपने तोड़ी, 800 घर तोड़े, 30 मंदिर तोड़े आपने, और शंकराचार्य बन गए आपके यहाँ का। 4 शंकराचार्य इसकी फेवर में नहीं थे कि गलत टाइम पे और गलत समय पर जो है ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दूसरी बात, आप अगर 90 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे तो मुझे ये बता दीजिए देश ने विकास कहां से किया? और सबसे बड़ी बात, आपने सम्मान निधि की बात कही, वो उसकी कैलकुलेशन कीजिए, 48 रुपया बनता जितने लोगों को मिलता है, वो 6000 नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात, जो वो पैसा दे रहे हैं या अनाज दे रहे हैं, वो पैसा क्या वो अपने चाचा या फूफा के घर से लाए थे? हमारी टैक्सेस का पैसा है ना जिससे दिया जा रहा है। आप बताइए क्या आपने कमाए हैं? हमारे टैक्सेस हैं, जनता की मेहनत की, खून बचने की गाड़ी कमाई को, जिससे हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने, LIC बनी, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे बने, उन सबको बेचने का काम आपकी भाजपा सरकार ने किया। और शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते चैनल पर बैठकर कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया? कुछ शर्म लिहाज कुछ देश का सोच दीजिए, या टेलीकाउंटर लगाकर आते हैं आप। ठीक है, मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ी फास्ट बोलते हैं वो। ठीक है, मुकेश जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। बिल्कुल पॉइंट बनाकर आते हैं। ठीक। हांडा जी देखिए, हांडा जी ऐसा है, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं। अब आपके बारे में देखिए, आप लोग इस प्रकार की भाषा का, आप लोग अपनी, मुझे लगता है डिबेट की एक स्तर गिरा रहे हैं। आप लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि पैसे आप लोग अपने घर से भी लेके आए। देखिए, कोई भी सरकार पैसे, जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हुए देश में अब सुन नहीं रही है। हांडा जी सुन लीजिए, हांडा जी समय की कमी है, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, मुकेश जी रखिए। अच्छा जी, देखिए कोई भी सरकार अगर काम कराती है तो स्वाभाविक तौर पे वो देश का पैसा है, सबका पैसा है, हमारा, आपका, सबका, हर एक जो वोटर है हमारा, उसका पैसा है, हर टैक्सपेयर का पैसा है। इसमें तो कोई बात ही नहीं होती घर पैसे आप घर से नहीं लेके आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने इतने IIM बनवाए, इतने IIT बनवाए, क्या ये पैसे अपने घर से लेके आए थे? क्या ये बड़े बेतुकी बात है? जब सरकार चलाती है तो सरकार किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, ये सरकार की नीयत पे काम करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में होगा? मोदी जी ने उस दिन 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमने सबसे अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हमने हरियाणा की GDP का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पहले 3.5% देश में होता था, हमने उसको 3.7% किया। यानी कि देश की गति से भी हरियाणा थोड़ा और तेजी से चल रहा है। अब सुनती नहीं है हांडा जी, आपको आप किसी का सुनना नहीं चाहते, आप अपना बोलते हो। समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसमें बैठकें भी जारी है, लगातार रोड शोज हो रहे हैं, पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां बन रही है, और इस बीच खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।